एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहाँ पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकेंड बुक दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी उसको समझ रहे हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट हाफ हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। इफ़ यू हैवंट सीन इट, डू चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर नाउ लेट अस गेट इनटू दिस वीडियो। ठीक है, सो फर्स्ट हाफ हमने कंप्लीट कर लिया था। वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेलवेज, जहाँ पर हमारा टॉपिक है कोंकण रेलवे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज के द्वारा, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था इन 1998। तो ये एक 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है जो कि महाराष्ट्र में रोहा को एंड कर्नाटका में मैंगलोर को कनेक्ट करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही मास्टरपीस इसको कंसिडर किया जाता है। इट क्रॉसेस 146 रिवर्स, स्टीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स। एशिया का जो सबसे बड़ा टनल है विच इज़ नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, वो भी इस रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो इट वॉज सच अ मास्टरपीस कि इतने सारे रिवर्स, इतने सारे ब्रिजेस, इतने सारे टनल्स को क्रॉस करते हुए इस रेलवे रूट को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। ठीक है, सो इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो दोज आर महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। रेलवे कंटिन्यूज टू रिमेन द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेज यानी कि बहुत ही जब ह्यूज बल्कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो रेलवे इज वन इम्पॉर्टेंट रूट। ठीक है, रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। तो ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर एज कम्पेयर टू बाकी का इंडिया रेलवे नेटवर्क कम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का, जिससे जो हमारा कार्गो है और पैसेंजर दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटीरियल। ठीक है, इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। This is of two types, inland waterway and oceanic waterways. So talking about Indian waterways, it was the chief mode of transport before the advent of railways. So advent का मतलब क्या होता है हिंदी में? वी से आगमन। ठीक है, रेलवेज के आने से पहले जो inland waterways मोड था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट था। It was very much prominent mode of transport. India has 14,500 kilometer of navigable waterways, contributing about 1% to the country's transportation. तो इनलैंड वाटरवेज जो है 1% कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें 14,500 किलोमीटर का हमारे पास में नेविगेबल वाटरवे है। एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। तो ऐसे शिप्स, ऐसे बोट्स जो कि फ्लैट हैं नीचे से, उनको यूज़ करके हम नेविगेट कर सकते हैं थ्रू मेजर रिवर्स। फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेट अप इन 1986। ठीक है, नेशनल वाटरवेज को मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी सेटअप करी गई थी, स्टैब्लिश करी गई थी, विच वॉज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। कब सेट करी गई थी? दैट वॉज इन 1986। ठीक है, सो इसके बाद में हमको एक टेबल दे रखी है ऑफ नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, जिसमें कुछ वाटरवेज बता रखे हैं जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा एज नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। सो यू हैव टू लुक एट देम एज वेल। सबसे पहला है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो कि स्ट्रेच होता है फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, जिसका डिस्टेंस है ऑफ 1620 किलोमीटर। स्पेसिफिकेशन क्या है इस स्ट्रेच की? तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है इंडिया का। सेकेंडली, इसको हम नेविगेट कर सकते हैं पटना तक मैकेनाइज्ड बोट्स के द्वारा, एंड ऑर्डिनरी बोट्स का यूज़ किया जा सकता है हरिद्वार तक। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि हल्दिया से फरक्का तक जो कि है 560 किलोमीटर का स्ट्रेच, देन फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर, एंड पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। तो ये बात हो गई नेशनल वाटरवे फर्स्ट की। देन टॉकिंग अबाउट नेशनल वाटरवे सेकेंड, सो इसका स्ट्रेच है सदिया से धुबरी तक, जो कि है 891 किलोमीटर का। ठीक है, देन वी हैव नेशनल वाटरवे 3, जो कि कोट्टापुरम और कोल्लम तक स्ट्रेच होता है
of 205 kilometer. It includes 168 kilometer of West Coast Canal along with Champakara Canal and Udyog Mandal Canal. ठीक है. Then we have National Waterway 4 specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakkinanda Puducherry stretch of canals. ठीक है. इस एरिया में, इस रीजन में हमें ये वाटरवे देखने को मिलेगा. देन नेशनल वाटरवे 5 इज स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मणी along with Matai river, delta channels of Mahanadi and Brahmini rivers and east coast canals. ठीक है. ये 5 नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड 10 अदर इनलैंड वाटरवेज जिनको अपग्रेड किया जा सकता है. ठीक है. द बैक वाटर्स ऑफ केरला हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इनलैंड वाटरवेज. ठीक है. जो केरला के बैक वाटर्स हैं वो जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनलैंड वाटरवेज. Apart from providing cheap means of transport, they are also attracting a large number of tourists in Kerala. ठीक है. जो केरला के बैक वाटर्स हैं वहाँ पर चीप ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो है टूरिज्म का भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है. द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज ऑल्सो हेल्ड इन दी बैक वाटर्स. ठीक है. सो यही इंपॉर्टेंस है केरला के बैक वाटर्स की. वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. साथ ही यहाँ पर एक फेमस रेस होती है विच इज कॉल्ड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. सो उस रेस को इन्हीं बैक वाटर्स में हेल्ड किया जाता है, आयोजित किया जाता है. देन वी हैव ओशियानिक रूट्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की इकोनॉमी में as they transport 95% of India's foreign trade by volume and 70% by value. तो 95% वजन से, वॉल्यूम से एंड 70% वैल्यू से, उनकी प्राइस से. ठीक है. इतना ट्रेड जो है ओशियानिक रूट के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है. एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा इन रूट्स का यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आइलैंड्स एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. देन वी हैव इज द एयर ट्रांसपोर्टेशन जो कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एज वेल एज एक्सपेंसिव भी है एंड इट हैज़ रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम. सो एज आई हैव टोल्ड, अगर ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल है तो ऑफकोर्स हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो कम होगा, है ना, मिनिमाइज करेगा. एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन 1911 when airmail operation commenced over a little distance of 10 kilometer between Allahabad and Naini. ठीक है. सो 1911 में इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन की बिगिनिंग हुई थी जब एयरमेल ऑपरेशन ने एक छोटे से डिस्टेंस को कवर किया था, दैट इज ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ efficient air traffic and aeronautical communication services in the Indian airspace. ठीक है. The authority manages 125 एयरपोर्ट्स. जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो 125 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है. एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज्ड बाय एयर इंडिया. ठीक है. एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक. कार्गो ट्रैफिक का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या गुड को जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कार्गो ट्रैफिक. In 2010, domestic movement involved 520.21 lakh passengers and about 23 lakh metric tons of cargo. ठीक है. तो दिस डाटा यू आर सपोज टू लर्न कि 2010 में डोमेस्टिक मूवमेंट हुआ था 520.21 लाख पैसेंजर्स का एंड 23 लाख मेट्रिक टन्स कार्गो का. पवन हंस इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज एंड इज़ वाइडली यूज्ड बाय टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर. ठीक है. एक हेलीकॉप्टर सर्विस है विच इज़ पवन हंस जो कि ऑपरेट करती है हिली एरियाज़ में एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर. पवन हंस लिमिटेड मेनली प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज to petroleum sector and for tourism. So then we will be talking about history of Indian Airlines. So 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच में for the first time. Then 1947 में it was provided by 4 major companies, namely Indian National Airways, Tata Sons Limited, Air Services of India and Deccan Airways. देन 1951 में 4 और कंपनीज ज्वाइन करती हैं विच आर भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस. देन 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड एंड 2 कॉरपोरेशंस को बनाया गया विच वर एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस. एंड नाउ इंडियन एयरलाइंस इज नोन एज इंडियन. ठीक है. इंडियन एयरलाइंस को सिर्फ इंडियन नाम से जाना जाता है.
देन वी हैव ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस जो है बहुत ही कन्वीनियंट और एफिशिएंट तरीका है लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। इवन सॉलिड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के द्वारा, बट आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी, वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो लिक्विडिफाइड फॉर्म में होते हैं, तब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। OIL, that is Oil India Limited, is engaged in the exploration, production and transportation of crude oil and natural gas। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना, प्रोड्यूस करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1959 में। एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार, ठीक है। सो इस पाइपलाइन ने 1157 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था फ्रॉम नाहरकटिया टू बरौनी रिफाइनरी। इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1966। तो इसी पाइपलाइन को बाद में 1966 में जो है एक्सटेंड किया गया था टिल कानपुर। एंड सिमिलरली हमें कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस के बारे में बता रखा है, लाइक अनदर नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ऑफ विच अंकलेश्वर कोयाली, मुंबई हाई कोयाली एंड हजीरा विजयपुर जगदीशपुर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइन रूट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो लर्न भी करने हैं, है ना। रिसेंटली 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, जो कि कनेक्ट करती है सलाया को गुजरात से विद मथुरा इन यूपी, ठीक है। इट सप्लाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम गुजरात टू पंजाब विया मथुरा। मथुरा के थ्रू जो है क्रूड ऑयल को सप्लाई किया जाता है गुजरात से पंजाब में, ठीक है। OIL is in the process of constructing of 660 kilometer long pipeline from Numaligarh to Siliguri। एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो हमारा ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, है ना। बातचीत के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस को एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस टाइम्स में हम व्हाट्सअप नहीं करते थे। प्रीवियस टाइम में जो मैसेजेस हैं उनको डिलीवर किया जाता था बाय बीटिंग ड्रम और हॉलो ट्री ट्रंक, गिविंग इंडिकेशंस थ्रू स्मोक और फायर और विद द हेल्प ऑफ फास्ट रनर्स, ठीक है। क्या तरीके थे पहले के टाइम पे मैसेज पहुंचाने के? पहला तरीका हो गया ड्रम पीट के, ठीक है। सेकेंड इंडिकेशन देते थे हम स्मोक या फायर के थ्रू, ठीक है। कोई इशू है, कोई अगर हमें बात कहनी है, कोई मैसेज हमें पहुंचाना है, तो क्या करते थे हम? फायर करते थे या आग लगा देते थे कहीं पे जहाँ से धुआं निकलता था, ठीक है। तो एक साइन मिल जाता था, ठीक है, कुछ बात है। एंड अदर देन दैट हम फास्ट रनर्स की मदद लेते थे मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए। Horses, camels, dogs, birds and other animals were also used to send messages। As we all know कि कबूतर चिट्ठी पहुंचाता था, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि कई सारे एनिमल्स का भी यूज़ किया गया मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बेसिकली इनिशियली जो कम्युनिकेशन के तरीके थे वो ट्रांसपोर्टेशन के भी तरीके थे, है ना। हम हॉर्सेस के थ्रू अगर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो हॉर्सेस के थ्रू हम खुद भी तो ट्रेवल कर पा रहे हैं, है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी तरीका होते थे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट एटसेट्रा हैज़ मेड द कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजियर। जितना ईजी आज है कम्युनिकेट करना, इनिशियल टाइम्स में ऐसा नहीं था। लेकिन जब टेलीग्राफ का, पोस्ट ऑफिस का, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट हुआ, तब से कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो गया है, काफ़ी फास्ट और काफ़ी ईजी हो गया है ना। पोस्ट ऑफिस भी थोड़ा डिले ही था, है ना। बट अभी अगर हम बात करें तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक मैसेज एंड वी कैन कनेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। सो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम में भी काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू पर्सनल एंड मास। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में हो जाते हैं लेटर, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट। ये पर्सनल है क्योंकि हम लेटर जो है सारे संसार को नहीं दिखाने बैठेंगे। हमें जिससे बात करनी है हम उसे भेज देंगे, है ना। हमें टेलीफोन पे बात करनी है तो वो सारे संसार से बात नहीं हो रही है, राइट। हमें जिससे बात करनी डायरेक्टली, टू पीपल आर जस्ट कनेक्टेड। तो ये पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एंड मास कम्युनिकेशन के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पब्लिक मीटिंग्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल है, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो दो लोगों के बीच में नहीं है। टेलीविजन पे जो हम देख रहे हैं वो पूरी दुनिया देख सकती है, राइट। सिनेमा में जो हम देखेंगे वो सारा संसार देख सकता है। न्यूज़पेपर जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कोई पढ़ सकता है ना। तो ये मास मीडिया है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये मासेस को टारगेट करते हैं,
ठीक है। न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, ये अकेले 2 जन तो नहीं पढ़ रहे हैं, 2 जन आपस में थोड़ी ना कम्युनिकेट करें, सारी दुनिया पढ़ सकती है ना। तो इट इज़ टारगेटिंग मासेस। सो टॉकिंग अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा एडवांस तरीका है इंटरनेट, है ना। बिकॉज विद इन सेकेंड्स हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एडवांस्ड वन। It is widely used in urban areas and it enables the user to establish direct contact through email to get access to the world of knowledge and information. So with the help of internet हम directly connect कर सकते हैं चीज़ों से, ठीक है। It is used for e-commerce and carrying out money transactions. We all know पेटीएम, गूगल पे वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, तो मनी ट्रांजेक्शन्स भी हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। It is like huge central warehouse of data with detailed information on various items. इंटरनेट पे हमें हर तरह की नॉलेज, हर टॉपिक की नॉलेज मिल जाती है ना। विच मीन्स कि ये एक स्टोर हाउस है डाटा का, जहाँ पर हर टाइप की चीज़ों के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट एंड इट इनेबल्स अस विद द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। देन हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, जिसमें वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना। सो टॉकिंग अबाउट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में शुरू हुई थी 1923 में। किसके द्वारा हुई थी? बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। एंड विद इन नो टाइम इस रेडियो सिस्टम ने जो है, इस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। हर घर में हमें रेडियोज़ का जो यूज़ है वो देखने को मिला एंड इसी अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट ने यूज़ एंड गवर्नमेंट ने इस कम्युनिकेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया इन 1930 अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड टू आकाशवाणी इन 1957, ठीक है। सो 1930 में इट वाज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, देन 1936 में इसको चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया एंड 1957 में इट वाज चेंज टू आकाशवाणी, ठीक है। इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. Special news bulletins are also broadcast at specific occasions like session of parliament and state legislatures, ठीक है। देन टेलीविज़न की बात करें तो इट इमर्ज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस। तो टेलीविज़न में प्लस पॉइंट क्या था? वहाँ पे हम केवल ऑडियो सुन रहे थे रेडियो में। नाउ टेलीविज़न कम्स विद ऑडियो एज वेल एज वीडियो, ठीक है। इनिशियली द टीवी सर्विसेज वर लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगिन इन 1959 एंड आफ्टर 1972 सेवरल अदर सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल, ठीक है। देन 1976 में टीवी को रेडियो से सेपरेट कर दिया गया एंड उसको अब एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई एज दूरदर्शन, ठीक है। आफ्टर इनसेट 1A बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड फॉर द एंटायर नेटवर्क एंड इट्स सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू द बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज। तो इनसेट 1A के लॉन्च होने के बाद में जो है ये टीवी वाली जो सर्विस वो बैकवर्ड और रूरल एरियाज तक भी पहुंच गई, ठीक है, आफ्टर द लॉन्च ऑफ द सैटेलाइट इनसेट 1A. देन टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट्स आर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन देमसेल्व्स एज वेल एज दे रेगुलेट द यूज ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स की ही मदद से जो है वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, राइट। Satellite images can be used for weather forecast, monitoring of natural calamities, surveillance of border areas. तो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेजेस कैप्चर करी जाती हैं उनको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग के लिए, है ना। नेचुरल कैलेमिटीज़ कहाँ क्या आने वाली हैं वो भी हम पता कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2. सबसे पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इनसेट, एंड द सेकेंड वन इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम दैट इज IRS, ठीक है। तो इनसेट जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 में एंड इट इज़ अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस अदर डाटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इनसेट जो है एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है जिससे हमें मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, ठीक है। Then IRS satellite system became operational with the launching of IRS-1A in March 1988 from Russia.
IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ जब पहली बार रशिया के द्वारा 1988 में IRS-1A को लॉन्च किया गया था। तब से जो है ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम वॉज ऑपरेशनल। ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इट्स ओन लॉन्चिंग व्हीकल दैट इज़ PSLV। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। These collect data in several spectral bands and transmit them to the ground stations for various uses। तो ये जो सैटेलाइट है ये अलग अलग तरह की डाटा को कलेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सन रेज। लाइक ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इसको अगर आपको इन डिटेल समझना है यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें मैंने इन डिटेल समझा रखा है अबाउट द स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड अबाउट द रिमोट सेंसिंग। ठीक है। बाकी इन शॉर्ट इतना समझो कि ये जो सैटेलाइट है वो डाटा को कलेक्ट करती है एंड देन उस डाटा को भेज दिया जाता है ग्राउंड स्टेशंस पे, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है फर्दर। ठीक है। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दैट इज़ NRSC एट हैदराबाद प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड इट्स प्रोसेसिंग। तो एक हेडक्वार्टर है, हम कह सकते हैं एक सेंटर बनाया गया है हैदराबाद में, जो कि है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जहाँ पर हमें सुविधा मिलती है डाटा एक्वायर करने की, डाटा को प्रोसेस करने की। ठीक है। जिसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ये एक ग्राउंड स्टेशन है जहाँ पर डाटा को जो है प्रोसेस किया जाता है, समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है। दीज आर वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी डाटा इंडियन रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ऑफकोर्स यूजफुल होती है तभी हम उसको गैदर करते हैं, है ना। एंड कई सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं उसके। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ हमें इन एडवांस पता चलता है अबाउट वेदर फोरकास्ट, है ना, कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आने वाला है। तो मल्टीपल चीज़ें हम पता कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इट इज़ द एंड टू द चैप्टर एंड वीडियो एज वेल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक जाना नहीं।